बैक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस वाले पार्ट में, बट उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। तो फटाफट आंसर दीजिए इन सबों का। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू डिस्क्रीट वैल्यूज इज, क्या होता है? क्वांटाइजेशन। यस, किसी भी प्रॉपर्टी को आप रेस्ट्रिक्ट करते हो कि वो कुछ ही वैल्यूज पकड़ सकता है, जैसे कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ एन सेल, वो सारे क्वांटाइज हैं। So this is known as quantization. Okay, it's quantization. Visible spectrum is an example of dash spectrum. कैसी स्पेक्ट्रम होती है? लाइन स्पेक्ट्रम। No. डिस्क्रीट। विजिबल स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट मतलब होता है कुछ मिसिंग होता है। Visible spectrum is an example of continuous spectrum. बताया था ना कि कोई भी चीज मिसिंग नहीं होती है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होती है। इन द रेंज ऑफ डैश टू डैश हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होती है? तो 400 से 750 नैनोमीटर। 7.5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज से 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। ओके, ये वाली वायलेंट की होती है और ये वाली रेड की फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, the spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed h nu, that has absorbed energy, is known as gas spectrum. जब एक सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो रेडिएशंस निकलती है उस टाइप के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? कौन सी स्पेक्ट्रम? इमिटेड स्पेक्ट्रम। यस, इसे हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, दिस क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज नोन एज, यदि आप लोग इन डिटेल्स एनसीईआरटी पढ़ते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। स्पेक्ट्रोस्कोपी, यदि कोई एनसीईआरटी पढ़ता है मेरे क्लास के बाद तो ऑब्वियसली ये आंसर उससे निकलेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन एग्जांपल ऑफ डैश स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन नेचर। नेचर के हिसाब से दो स्पेक्ट्रम होती है, कंटीन्यूअस, डिस्क्रीट। सर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट होती है क्योंकि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कुछ पार्ट्स मिसिंग होते हैं, लाइंस होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम है जो डिस्क्रीट नेचर। Photographic reading of separated wavelength containing bright line is known as line spectrum. Yes, इसे हम लोग line spectrum बोलते हैं। ये भी आंसर उन्हीं को मालूम होगा जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। Dash was the first person to use line spectra to identify element. सर नील बोर। नहीं। देखो, लाइन स्पेक्ट्रा के मदद से ना नए एलिमेंट्स का भी खोज किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर एलिमेंट की जो स्पेक्ट्रम होगी वो डिफरेंट। तो होता क्या है, कुछ मिनरल्स होते हैं उनके स्पेक्ट्रम को चेक किया जाता है, देखा जाता है कि यदि डिफरेंट निकल रही है तो मतलब कोई नया एलिमेंट होगा इसमें। तो there was a person known as Robert Bunsen and this is mentioned in your NCERT book. तो देखो, कभी भी ये नीट के एग्जामिनेशन में कभी कभी साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं नीट के एग्जामिनेशन के लिए। उस साइंटिस्ट का नाम दिया जाएगा वहां। रॉबर्ट बंसन पहले इंसान थे जिन्होंने स्पेक्ट्रम का मदद से नए एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया था। कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। देखो ये क्वेश्चन भी आ गया, द एनालाइजेशन ऑफ मिनरल्स। क्योंकि कुछ पार्ट मैं छोड़ता हूं सिंपल वाले जिसको आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। ओके, द एनालाइजेशन ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी डिड नॉट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ। जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम की मदद से कुछ एलिमेंट्स का खोज हुआ था, पूछा गया कि इनमें से कौन सा एलिमेंट का खोज स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से नहीं हुआ? सर टीसी। वेरी गुड, क्या नाम है बेटा? सर सानू। सानू, वेरी गुड, वेरी गुड। टेक्नीशियम,
टेक्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका खोज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हुआ था, ये एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है, ये तो बनाया जाता है ह्यूमन के द्वारा, टेक्नीशियम। बाकी देखो रुबिडियम, सीजियम, गैलियम, स्कैंडियम, इंडियम और हेलियम, इन सब का खोज कैसे हुआ था मालूम है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम को देख के स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक लगाने के बाद इन सब एलिमेंट्स का खोज हुआ। ओके, dash element was discovered in sun through the absorption Helium. Sir, helium. Helium. helium, sir. good. हीलियम का खोज हुआ था सूरज में एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखने के बाद। ओके, डैश सीरीज ऑफ लाइंस आर ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कितने सीरीज ऑफ लाइन होते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितने सीरीज ऑफ लाइंस देखे गए हैं? 4 Sir 5 3 सीरीज ऑफ लाइन, बताया था 3 सीरीज ऑफ लाइन, अल्ट्रावायलेट रीजन के, इंफ्रारेड रीजन के, विजिबल रीजन के। तो 3 सीरीज ऑफ लाइन देखे जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। अल्ट्रावायलेट रीजन के कुछ लाइन होते हैं, विजिबल के कुछ होते हैं, कुछ आपके इंफ्रारेड रीजन के। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज डैश ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, Reverse. photo negative नेगेटिव बोलो ज्यादा अच्छा है, उल्टा होता है, जहां पे कलर रहेंगे वहां पर ब्लैक रहेगा, ब्लैक रहेगा। चलिए, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, रिवीजन में काम आएंगे ये सारे क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए मिटा दें इसको। हाँ बोलिए। स्क्रीन ब्लर आ रहा है, स्क्रीन सेट हो नहीं रहा है सर, दिखाई नहीं सर दे रहा पूरा बना रहा है सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे कौन है, क्या हो गया बेटा, क्या प्रॉब्लम है? जतिन एंड रोहित, व्हाट इज द प्रॉब्लम बेटा? सर पूरा ब्लर आ रहा है, पूरा स्क्रीन रुक रहा है। बेटा आपका ब्लर आ रहा है, बाकी सब जगह क्लियर है। सबका ब्लर आ रहा है क्या? yes sir रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या स्क्रीन ब्लर आ रही है क्या? yes sir थोड़ा थोड़ा यस सर। ओके, थोड़ा blur- चलो ठीक है, मैं इसको ठीक करता हूँ। हाँ अब ठीक हो गया होगा बेटा, थोड़ी नेटवर्क इश्यू है, बारिश हुई है, हो सकता है माइड, बट अब ठीक हो गया होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स आई एम आस्किंग, इज द बोर्ड क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। yes sir ओके चलिए। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने वाले हैं। द फॉर्मूला इज नोन एज रिडबर्ग फॉर्मूला। ओके, वी विल सी रिडबर्ग फॉर्मूला। जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सेट होते हैं। ओके, सपोज करो ये दो एनर्जी लेवल्स है, ठीक है ना, ये दो एनर्जी लेवल, एक E1 है और दूसरा E2 है। ओके, यदि मैं E1 का
एनर्जी लिखता हूं तो -13.6 Z स्क्वायर, ओके, बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं। मैं मानता हूं ये वाला n1 है, तो n1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर। ओके, वही E2 को मैं -13.6 Z स्क्वायर, सेम एलिमेंट है तो Z सेम होगी, डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं। ओके, यस सर। आप सपोज करो मैं इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालता हूं डेल। ओके, डेल E क्या होगी? E2 माइनस E1, ओके, which can be written as, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? -13.6 Z स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, 13.6 Z स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। ओके, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत इसको? No. अब देखो मैं इन दोनों में 13.6 Z स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं 13.6 Z स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस साइन के साथ। ओके, 13.6 Z स्क्वायर कॉमन निकाला, -1 बाय n2 स्क्वायर प्लस 1 बाय n1 स्क्वायर। ओके, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में था तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं लिख देता हूं। मैं लिख सकता हूं डेल को 13.6 Z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कोई दिक्कत यहां तक ये डेरिवेशन में? नो सर। नो, वेरी गुड। अब देखो मैं डेल E के जगह hc बाय लैम्डा लिखूं तो कोई दिक्कत? नो सर। नो, which is equal to 13.6 Z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं? 1 बाय लैम्डा लिख रहा हूं और SC को इधर भेज रहा हूं। 13.6 डिवाइडेड बाय HC Z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो। नो सर। मैं 1 बाय लैम्डा को वेव नंबर लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। यस, तो ये हुआ कहानी। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ चीज आपको अब बताना है यहाँ पे ध्यान से। This one is 13.6 Hc और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 डिवाइडेड बाय Hc इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं लिख सकता हूं इक्वल टू R, और वो एक कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट है। 13.6 H की कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट वो कांस्टेंट है। तो इन सब के वैल्यूज को डालने के बाद जो वैल्यूज आती है उनको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन जो है अब बन गया, ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन अब बन जाएगा वेव नंबर या 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स।
कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर इनवर्स आएगी, वेव नंबर की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होती है, 1 बाय लैम्डा भी सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, एक वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपको एकदम दिमाग में रखनी है। दिस इज वेव नंबर का फॉर्मूला, या यू कैन से द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग 1 बाय लैम्डा, या लैम्डा भी इससे निकाला जा सकता है। तो क्या आ गया, r z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पे ये सारे हैं क्या क्या, ये भी हम लोग देख लेते हैं। r इज रिडबर्ग कांस्टेंट, ओके, और रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या मीटर में इसको लिखो तो 1.09677 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स। ठीक है ना, ये r का वैल्यू होगा। गॉट इट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, z तो एटॉमिक नंबर होती है, z हो गई आपकी एटॉमिक नंबर, ओके, z इज एटॉमिक नंबर। n1 लोअर एनर्जी लेवल, ये ध्यान देना, लोअर एनर्जी लेवल। अब देखो बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि r के साथ सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, ठीक है ना, तो आपको सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स लिखने का जरूरत नहीं, r में इंक्लूडेड है। n1 लोअर एनर्जी लेवल, n2 हायर एनर्जी लेवल। ओके, अब आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है कि 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 बाय लोअर एनर्जी लेवल माइनस 1 बाय हायर एनर्जी लेवल। ओके, जिससे आप लैम्डा भी निकाल सकते हो, या उसका इनवर्स है तो डायरेक्टली आप वेव नंबर भी निकाल सकते हो। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल में जाता है, ओके, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, ओके, तो ऑब्वियसली एनर्जी गेन करके वहां जाएगा, ओके, एनर्जी गेन करके वहां जाएगा, और कितनी एनर्जी की फोटोन गेन करेगा वो तो हमें ये फॉर्मूला से पता ही नहीं चल सकता है, बट जो फोटोन निकलेगा उसका वेव नंबर क्या होगा या वेवलेंथ क्या होगा, we can calculate by this. Okay, got it? Any problem? No. सर बोलिए। सर जो आर जेड स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो जो न्यूमेरिकल लिखे हैं 109677 वो आर जेड स्क्वायर का फॉर्मूला है या सिर्फ आर का? आर का है बेटा, सिर्फ आर लिखा होगा, आर से लिखा होगा नहीं। तो सर एनसीईआरटी बुक में ये सिर्फ वैल्यू दिया हुआ और जेड स्क्वायर लिखा ही नहीं है। बेटा जेड इसलिए नहीं लिखा हो क्योंकि हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है ना, और मैंने सबके लिए लिख दिया। अच्छा, हाँ गॉट ये इट? कैलकुलेशन कर दिया हाइड्रोजन का। समझ गए बेटा? गॉट यस इट? सर, यस सर। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। तो आई सपोज जल्दी से एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है ना, कि कुछ भी हो सकता है, हायर एनर्जी लेवल से या लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो आता है, ओके, जल्दी से हो गया? यस सर। Yes, sir. अब मैं इसको मिटा रहा हूं। Yes. आपको याद रखने का मेन चीज है कि नीचे पहले लोअर एनर्जी लेवल फिर हायर एनर्जी, ओके, आर। चलो मैं ये फॉर्मूला को भी नहीं मिटाता हूं, ठीक है, और इस फॉर्मूला से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला, कैलकुलेट द wavelength related with an
electron jump from first excited state to सर वीडियो पॉज हो गया। ground state in hydrogen atom. Okay, calculate the lambda, तो wavelength related with an electron jump from first excited state to ground state in hydrogen atom. Okay, जल्दी बनाइए चलिए। सर कुछ दिख नहीं हमको। बहुत ज्यादा ब्लर है। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, 2 मिनट वेट करो। ओके, अब सब कुछ ठीक है? यस सर। अब सब कुछ ठीक रहना चाहिए। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। कैलकुलेट द लैम्डा रिलेटेड विद एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। 4/3 R 4/3 बाय R 3 r की 4/3 नीचे में आ रही है। 4/3 नीचे 4/3 नीचे में R। यस, 4/3 नीचे में आ रही है। ध्यान से देख लो, वेरी इजी क्वेश्चन है। 1 by lambda is equal to r z square 1 by n1 square minus n2 square. Okay, 1 by lambda is equal to r z की जगह में 1 square लोअर एनर्जी लेवल मतलब ग्राउंड स्टेट में जब किया माइनस 1 by फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड घर से 2 स्क्वायर 4, तो 1 by lambda is equal to r। इसको करोगे तो इनटू करने पे कितना आ जाएगा 3/4। ओके, और आप यदि इसको रिवर्स कर देते हो तो 4/3 r। ठीक है ना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। सर एंट्रो का क्या वैल्यू ले से समझ में नहीं आया सर नहीं समझ में आया सर। सर फर्स्ट एक्साइटेड सेल तो सर N2 होगा ना पहले सर। N1 में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n2 होता है, ठीक है ना। तो सर N1 में तो N2 लगेगा ना, मतलब 2 लगेगा ना सर। बेटा ये वाला मैंने क्या बताया था, लोअर एनर्जी स्टेट। ये लोअर वाला और वो वाला हायर वाला। n1 लोअर होता है, कहाँ कूदा है, लोअर में नहीं कूदा है। ओके, ये तो कंफ्यूजन हो गया सर। नहीं समझ आया? नहीं सर। सर N2 का सर वैल्यू कहाँ से लिए हैं सर?
भैया ग्राउंड स्टेट, कैलकुलेट द लैम्डा, ध्यान से सुनो, कैलकुलेट द लैम्डा रिलेटेड विद एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हम लोग कौन सा घर बोलते हैं? सर N2। हाँ, n इक्वल टू 2। और ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं? n इक्वल टू 1। तो सर वो N1 में तो सर हम लोग N2 लिखेंगे ना सर, 2 का स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला डिराइव किया था तो याद नहीं है, E1 E2, तो E2 से नहीं, सर वीडियो पॉज हो गया सर आपका। वीडियो ठीक है बेटा, आप बाकी सबको वीडियो सही जा रहा है? नो सर। पॉज हो गया सर, पॉज हो गया। अब ठीक है बेटा वीडियो? यस सर, ठीक है। ठीक है, अब देखो जिन बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है, बेटा ये फॉर्मूला क्या बोलता है? ये फॉर्मूला बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ये लोअर एनर्जी लेवल है, ध्यान से देखो, ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, 1 by lambda equal to rz² by 1 by n1 square minus 1 by n2 square। n1 का मतलब होता है लोअर एनर्जी लेवल, अभी जो डिराइव किया है, n1 का मतलब लोअर एनर्जी लेवल, n2 का मतलब हायर एनर्जी लेवल। तो n1 की जगह 1 लिखेंगे, कहां कूदा है? 2 से 1 में ना कूदा है। क्लियर हुआ? सर आप बोले थे सर कि अगर E1 से E2 जाएगा तो ये फॉर्मूला था सर। नहीं, देखो दोनों के, अब E1 से E2 जाएगा तो एब्जॉर्ब करके जाएगा, E2 से E1। ओके, गॉट इट? अंडरस्टूड? कंफ्यूजन ही है सर। क्या बोल रहे हो? सर कंफ्यूजन ही है सर। सर आप बोले जैसे मान लेते E1 से अगर E2 गया। अब मैं समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से, मैं बोला, अब ध्यान से सुनो, E1 से E2 नहीं जाएगा। अब कैलकुलेट द लैम्डा रिलेटेड विद एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट। जब फर्स्ट से ग्राउंड स्टेट आया, जब फर्स्ट से ग्राउंड स्टेट आया, इसमें दिमाग लगाने की क्या बात है? फर्स्ट से ग्राउंड स्टेट आया है, तो फर्स्ट से ग्राउंड स्टेट यहाँ आएगा कि वहां जाएगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नीचे नहीं आएगा। क्वेश्चन नहीं समझ आया बेटा? सर तो सेकंड, सर हाँ? सेकंड एक्साइटेड स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो सर उसका क्या होगा वैल्यू? सर तो n उसका क्या होगा सेकंड में? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हम लोग बोलते हैं N2, ठीक है? ओके मतलब सेकंड घर को, और ग्राउंड स्टेट को बोलते हैं पहला घर। समझ गए? हाँ चलिए, सर अगर हम लोग का ये N2 N1 रहेगा तो अगर वो ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड में जाए या एक्साइटेड से फर्स्ट में, तो दोनों का फॉर्मूला सेम लगेगा? नहीं फालतू का कंफ्यूज हो रहे हैं वो, सिंपल सी कहानी है। देखो, अब देखो E2 माइनस E1 किया, मैं E2 माइनस E1 किया, इसका मतलब मैंने क्या निकाला? E2 E1, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस ना निकाला, ठीक है? यस सर।
हाँ, अब यहां से यहां जाए जितना एनर्जी इसको गेन करना पड़ेगा, अब यहां से यहां आए उतना एनर्जी लूज करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? यस सर। हाँ, समझ गए? अब ये जो फॉर्मूला होता है वेव नंबर फॉर एमिटेड रेडिएशन which is equal to r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। n1 होता है लोअर एनर्जी लेवल, क्या होता है? और n2 होता है हायर एनर्जी लेवल। और ये मैं लिखा हूं फॉर एमिटेड। समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर, मतलब ये एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं है। नहीं, ये निकलने वाला है, ठीक है? अरे भैया, जब हायर से लोअर कूदेगा तो रेडिएशन निकलेगा कि अब्जॉर्ब होगा? सर रेडिएशन निकलेगा। बस बात खत्म। चलिए, और कोई बच्चे को इतना कंफ्यूजन है क्या? तो दूसरा क्वेश्चन दीजिए ना सर। हाँ चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द N2 related for an electron jump to ground state, ठीक है ना? If lambda is equal to 16 by 15 r, okay? अब देखो बच्चा, ध्यान से, जिनको भी कंफ्यूजन है आराम से देखो, समझ। कैलकुलेट द N2 रिलेटेड फॉर एन इलेक्ट्रॉन जंप टू ग्राउंड स्टेट। आप एक हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आया तो एनर्जी निकलेगा कि अब्जॉर्ब होगा? सर एनर्जी निकलेगा। हाँ, तो आपसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन? आपसे पूछा गया है कि कौन से घर से जंप, N2 और ग्राउंड स्टेट। क्लियर? ओके, यस सर। चलो बनाओ। सर 4 फॉर हाइड्रोजन एटम। यस, 4 होगा इसका आंसर, ठीक है ना? हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, ओके। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है। 1 by lambda is equal to r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। 4 आ रहा है। ठीक है ना? लैम्डा की जगह क्या लिख देंगे? 15 r by 16, ठीक है ना? उल्टा हो जाएगा ना, 1 by lambda तो उल्टा हो जाएगा, ओके? which is equal to r into 1 by n1। अच्छा सानू, आपको कंफ्यूजन था ना, n1 की जगह क्या लेंगे बोलो तो? सर N2। n1 की जगह क्या लेंगे? सर N2 लिखे। 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में जंप किया है, माइनस 1 by n2 स्क्वायर। अब देखो 15r by 16 है, तो 15r by 16 कैसे आएगा? 1 minus 1। अब 4 स्क्वायर यदि हम बैठाते हैं अपने मर्जी से, क्योंकि हम लोग तो इसको फिट करता है, तो 4 स्क्वायर हो जाएगी 16, ठीक है ना? तो 16 हुआ एलसीएम, तो 1 16 जा 16, 16 minus 1 which is equal to 15r by 16। तो कौन से घर से जंप किया ये? N2 से। फोर। ठीक है? यस सर। सर 4, अगर 3 लेते तो सर फिर क्या होता? बेटा जतिन कुमार, आप कितना क्लास के बाद क्लास करने आए हो ये बताओ तो पहले। हाँ सर। कितना क्लास के बाद क्लास करने आए हो? सर पहले 12 अगस्त को छूटा था, उसके बाद 16 अगस्त को। बस। लास्ट क्लास किए थे? हाँ सर, लास्ट क्लास किए थे। ठीक है ना? वीडियोस को, पुराना वाले वीडियो को देखो, फिर क्लास में आओ, ठीक है? चलिए।
मिड एयर कंफ्यूजन। सानू आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि किसी और को हो रहा था? सर हमको वो N2 N1 में हो रहा था। ठीक हो गया ना, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए अब चलिए देखो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ये फॉर्मूला सबको दिमाग में रखना है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है? एक इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आता है तो रेडिएट करता है, ठीक है ना? उसकी आप वेवलेंथ निकाल सकते हो या वेव नंबर निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला, ठीक है ना? और यहाँ पे जो नीचे वाले घर में जंप किया उसको बैठाना है, ये वाला जो हायर घर से जंप किया वो बैठाना, ठीक है ना? N1 इज लोअर एनर्जी लेवल, ये दिमाग में रखना है। फिट, चलिए नेक्स्ट वी विल कम टू द टॉपिक एज spectral lines of hydrogen atom, ठीक है? हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रल लाइंस होता है, जो उससे निकलता है, ओके, वो कौन कौन से होते हैं, वो किस किस फ्रीक्वेंसीज की होती है? वो अल्ट्रावायलेट होती है, इंफ्रारेड होती है, विजिबल होती है, हम उसको डिटेल्स में देखेंगे, ओके? द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई द पैटर्न इन hydrogen spectrum was Johann Jacob Balmer। आपका इतना बड़ा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल में आप जान लो, देयर वाज अ पर्सन नोन एज बाल्मर, जिसने पहली बार हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में एक पैटर्न को गौर किया था, ओके? वो किस पैटर्न को गौर किए थे वो हम लोग देखते हैं। बाल्मर एक स्विट्जरलैंड के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। He was from Switzerland and he was a very big mathematician. उन्होंने एक फॉर्मूला दिया टू कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ एमिटेड रेडिएशन, वेव नंबर ऑफ एमिटेड रेडिएशन। और जब रेडिएशन एमिट होगी तो जल्दी से बताओ, हायर से लोअर आएगा कि लोअर से हायर जाएगा इलेक्ट्रॉन? सर हायर से लोअर है। हायर से लोअर। यस। तो जॉन जैकब बाल्मर ने एक फॉर्मूला दिया टू कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ एमिटेड रेडिएशन इन हाइड्रोजन एटम। तो वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था, और ये जो फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला रिडबर्ग के फॉर्मूला से पहले आया, ओके? ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था, 109677 1 by N1 square, sorry, 1 by 2 square minus 1 by N square सेंटीमीटर इनवर्स, ओके? ये फॉर्मूला था वेव नंबर निकालने के लिए एक पर्टिकुलर रेडिएशन की, जब वो हायर एनर्जी लेवल से दूसरे घर में जंप करेगा। कहां जंप करेगा? दूसरे घर में जंप करेगा। अब मेरा आपसे पूछना है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर 3 4 5। यस, n की वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। काहे कि तीसरा से दूसरा में ना गिरेगा, चौथा से दूसरा में गिरेगा। कभी भी आप पहला से गिर के दूसरा में जा सकते हो? नहीं, पहला से गिर के दूसरा में नहीं जाएगा,
कभी भी आप गिरोगे तो थर्ड फ्लोर से सेकंड में, फोर्थ फ्लोर से सेकंड में, फिफ्थ फ्लोर से सेकंड में। ओके, तो सेकंड घर में यदि कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ध्यान से सुनो, सेकंड सेल में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से, तो उसका आप वेव नंबर निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। ओके, समझ गए बेटा बात को? अब देखिए, जो लाइंस निकलते हैं, जो रेडिएशंस निकलते हैं, लाइंस भी तो रेडिएशन ही के कारण आते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे। जो रेडिएशंस निकलते हैं वो रेडिएशन विजिबल लाइंस होते हैं, बार्मर लाइंस और विजिबल लाइंस। ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इंटरेस्टिंग थिंग, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से दूसरे घर में जंप करता है तो आपको जो रेडिएशंस निकलेंगे वो निकलेंगे विजिबल रेडिएशन निकलेंगे। अंडरस्टूड? ध्यान देना है ये चीज पे। तो आपको यदि कोई पर्टिकुलर विजिबल वाली लाइट दिख रही है कोई एटम से निकलते हुए, तो ये समझ लेना कि वो कोई हायर एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप किया है। और इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था सबसे पहले जोहान जैकब बाल्मर ने। ओके, और जो भी रेडिएशंस निकलती है दूसरे घर में जंप करने से, उनको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज रेडिएशन या बाल्मर लाइंस। ओके, वेरी सिंपल। बट समय जैसे आगे बढ़ा, रिडबर्ग आए, रिडबर्ग ने बोला देखो ये बाल्मर का फॉर्मूला वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, विजिबल लाइंस निकल रहे हैं, बहुत अच्छा है, बट ये जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ दूसरा ही घर में जंप करेगा। क्या इलेक्ट्रॉन पहला घर में नहीं जंप कर सकता है? जंप कर सकता है। क्या इलेक्ट्रॉन तीसरा घर में जंप करके नहीं रह सकता है? रह सकता है। चौथा घर में जंप करके नहीं रह सकता है? रख सकता है। ओके, तो रिडबर्ग ने इनका फॉर्मूला को चेंज किया। तो रिडबर्ग ने इनका जो फॉर्मूला को चेंज किया, तो रिडबर्ग ने जो फॉर्मूला बनाया, जो फॉर्मूला हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था, वही फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे r z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर, n1 मतलब जिस घर में जंप करेगा हायर लेवल से, माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला रिडबर्ग ने दिया, इसको चेंज करके। ओके, फिर उसके बाद अब ये दो फॉर्मूला आपको याद रखनी है। अब इसको नहीं याद रखोगे काम चलेगा, बट ये याद रखनी है क्योंकि इसी से सारा काम चल जाएगा। ओके, क्लियर? तो ये फॉर्मूला रिडबर्ग ने दिया। अब रिडबर्ग ने बताया कि डिफरेंट घर में जंप करने से किस टाइप की रेडिएशन निकलेगी। ओके, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन। ओके, और किसी को कोई डाउट? हाँ बोलिए बेटा। सर ये जो वेव नंबर को हम लोग डिनोट किए म्यू के ऊपर वो जो बार, उसको बोलते क्या है सर? हम तो वी डैश बोलते हैं, आप भी वी डैश बोल दो। आप बोलते म्यू क्या? डैश। हाँ, म्यू डैश बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पहचानना है बस। ओके, ये वेव नंबर। यस सर। चलिए, यस, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? चलो, यस सर, मिटा दीजिए। बेटा सानू, एक्चुअली दिक्कत क्या है, आपने एनसीईआरटी पढ़ा है और थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ लिया है कोई जगह, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से, कंफ्यूजन क्लियर है ना सानू आप? यस सर, अब क्लियर। सर एनसीईआरटी में डिराइव ही नहीं किया, इसीलिए सबसे बड़ा दिक्कत है। ठीक है, समझ आ गया, वो मैं समझ गया। चलो अब देखते हैं कौन फॉर्मूला कहां से आया, आपको जानना चाहिए। अब चलिए हम लोग देखेंगे एक चार्ट, उस चार्ट में क्लियर करेंगे हम कि कौन घर में जंप करने से किस टाइप की लाइंस निकलेगी। नेम, उस सीरीज का नाम हम क्या लिखेंगे, फिर लोअर एनर्जी लेवल बोलने का मतलब L1, हायर N2,
स्पेक्ट्रल रीजन। जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जाओगे काफी इस चीज का वहां पे यूज होता है। जैसे कि समझ लो कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले घर में जंप करता है, तो ये तो क्लियर हो गया कि रेडिएशन निकलेंगे तब निकलेगी जब कोई हायर से लोअर आएगा, हायर से लोअर नीचे आएगा तो एनर्जी निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी। ओके, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से पहले घर में जंप करता है तो आपको जो रेडिएशन मिलेंगे वो अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन मिलते हैं। हम लोगों को मिलता है अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन। हमें मिलता है अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन। अब पहला घर में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो कहां से जंप कर सकता है? सर 2 3 4 5 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी से भी जंप कर सकता है। ओके, यदि कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से पहले घर में जंप करता है तो जो रेडिएशंस हमें मिलते हैं, जो भी सारे रेडिएशंस मिलते हैं, उन सारे रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज रेडिएशन। क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज रेडिएशन। ओके, अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन दूसरा घर में कूदता है तो दूसरा घर में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तीसरा चौथा पांचवा डॉट 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 इंफिनिटी से कूद सकता है। तो हमें कैसा लाइंस मिलेगा? सर विजिबल रेडिएशन मिलेगा। ओके, विजिबल। और इनको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे ये विजिबल लाइंस को? पाल्मर सीरीज लाइन। यदि कोई तीसरा घर में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो तीसरा में चौथा पांचवा छठा डॉट 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 इंफिनिटी से जंप करता है, ये होगी इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन चौथा पांचवा छठा या इंफिनिटी से थर्ड घर में जंप करता है तो इंफ्रारेड रेडिएशन निकलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पाश्चन सीरीज लाइंस। क्या बोलेंगे? पाश्चन सीरीज लाइन। ठीक उसी प्रकार यदि चौथे घर में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज लाइन। ये भी इंफ्रारेड होते हैं। फिर होती है पी फंड। यदि पांचवें घर में जंप करेगा तो पी फंड 6 7 डॉट 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 इंफिनिटी, ये भी इंफ्रारेड। ओके, छठा भी होता है हम्फ्री सीरीज लाइन, पर आपके सिलेबस के क्वाइट बाहर है, आपको उसमें जाना है। तो पहला घर में जंप किया, याद रखना ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम। पहला घर में जंप करेगा कोई इलेक्ट्रॉन, लाइमन सीरीज लाइंस निकलेंगे, बाल्मर सीरीज लाइन, पाश्चन सीरीज लाइन, ब्रैकेट सीरीज लाइन, पी फंड सीरीज लाइन। ओके, कौन कौन से रीजन के होंगे? पाश्चन, ब्रैकेट और प्री फंड इंफ्रारेड रीजन्स होते हैं, बाल्मर विजिबल रीजन होती है और लाइनमैन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओके, ये क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से ये क्लियर करता हूं कि किस टाइप का जंप हो सकता है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलिए, याद रखिएगा लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड। ओके, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, इस तरह याद रखिए। पहला वाला अल्ट्रावायलेंट, दूसरा वाला विजिबल, बाकी जो तीनों है इंफ्रारेड। ओके, पहला अल्ट्रावायलेंट, विजिबल, बाकी तीनों इंफ्रारेड। अब देखिए, चलो ये वाली डायग्राम से आपकी सारी कॉन्सेप्ट और क्लियर है। ओके, सपोज करो इसको मैं माना ग्राउंड स्टेट। ओके, अब बेटा जतिन देखो, 2 क्लास आपने मिस किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थे बोर मॉडल के, तो आप प्लीज उनको पढ़ लेना, फिर देखो लेक्चर्स, तब समझ आएंगे। ओके, n इक्वल टू 1 को हम लोग ग्राउंड स्टेट में, ये सबको मालूम है। n इक्वल टू 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, एवरीबॉडी नोज।
n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6। बाकी सब तो बहुत क्लोज आते थे, हम मान सकते हैं कि n equal to infinity नहीं क्या है। ये सबको तो मालूम है नहीं ये वाला, एनर्जी गैप क्लोज होते जाती है, ये सबको मालूम है। पहला -13.6, दूसरा का कितना था -3.4 -3.4, तीसरा का 1.51 0.85। अब देखिए कहानी यहाँ पे, यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप किया दूसरा से पहला, तो वो किस तरह का रेडिएशन निकालेगा? सर अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट। ओके, पहला घर में कोई भी जंप होगा कहीं से भी तो वो निकलेगा अल्ट्रावायलेट, कहीं से भी जंप करेगा अल्ट्रावायलेट। ओके, और इनको हम लोग बोलेंगे कौन सा लाइन? लाइमन लाइमन सीरीज लाइंस। ओके, ये सारे अल्ट्रावायलेट हो गए, चाहे इन्फिनिटी से लाइन नहीं आए। कोई यदि दूसरा में जंप करेगा, तीसरा से जंप कर सकता है, दूसरा में चौथा से जंप कर सकता है, पांचवा से जंप कर सकता है। ओके, इनको हम लोग बोलेंगे क्या? बाल्मर। और बाल्मर सीरीज लाइन कैसे होते हैं? विजिबल। ये वाले अल्ट्रावायलेट। ओके, अब चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, देखता हूं कि किनका दिमाग चल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, इसको मान रहे हैं हम ए जंप और इसको मान रहे हैं बी जंप। तो ए जंप में ज्यादा एनर्जी रेडिएट किया होगा कि बी जंप में ज्यादा एनर्जी रेडिएट किया होगा? सर ए में ज्यादा रेडिएट किया है। यस, ए में ज्यादा एनर्जी रेडिएट किया क्योंकि ज्यादा ऊपर से जंप किया है। अब मुझे बताना कि मैं बोल रहा हूं कि इनमें से दो कोई रेड लाइन है, कौन हो सकता है रेड लाइन? सर बी। बी होगा रेड लाइन। क्यों बी होगा रेड लाइन? क्योंकि सर आप लोग उसका वेवलेंथ कम होता है। वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी कम होता E is equal to h nu, energy is directly proportional to frequency। ओके, और आपने ये देखा है विब्जियोर, तो इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है ना, फ्रीक्वेंसी इधर इंक्रीज करता है, तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो रेड की एनर्जी सबसे कम। तो इसलिए आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे कि तो उन लोगों ने लाल रंग से बनाया है तीसरा से दूसरा घर का जंप, सबसे कम एनर्जी निकलेगी तीसरा से दूसरा में, तो वो रेड कर, ये ध्यान। ओके, और विजिबल लाइंस सिर्फ सेकंड घर में जंप करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि कोई इलेक्ट्रॉन तीसरा घर में जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंफ्रारेड। लाइन और इंफ्रारेड। चौथा में जंप करेगा तो ब्रैकेट होगा और ब्रैकेट सीरीज लाइन, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार पांचवे में जंप करेगा तो फंड सीरीज लाइन, ठीक है ना। तो आई सपोज आपको ये आइडिया क्वाइट क्लियर हो गया होगा कि कौन से कौन लाइन। ओके, अंडरस्टूड। तो ये वाली डायग्राम ओके, एक बार एनसीईआरटी से इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना, आइडिया क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको मैं मिटा दूं, सिंपल है। अब इससे आईडीज में
बहुत बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन किस तरह के सेट। क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेट लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। किसी भी सीरीज का पूछ लिया कि लैम्डा मैक्स क्या होगा या लैम्डा मिन क्या होगा। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ये लिखता हूं, इक्वेशन प्लैंक की इक्वेशन है आपके पास, E is equal to SC by lambda। मुझे जल्दी से कोई बताएगा कि एनर्जी और लैम्डा में इनवर्स रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स सर रिलेशन। इनवर्स। अब मेरा बोलना है कि यदि लैम्डा मैक्सिमम होगी तो एनर्जी क्या होगा? सर एनर्जी कम होगा। कम होगा। लैम्डा यदि मैक्सिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम। बहुत सिंपल सी कहानी है। अब कहानी नेक्स्ट ये है कि यदि मानो पूछा फॉर लाइमन सीरीज निकालिए लैम्डा मैक्स, और लाइमन बोल दिया लैम्डा मैक्स। अब मुझे बताओ कि एनर्जी मिनिमम लाइमन में कौन सी जंप की होगी? सर N2 से 1। 2 से 1 या इंफिनिटी से 1? सर 2 से 1। सही। देखो ये मानो N1 है, ये मानो N2 है और ये मानो N इंफिनिटी। तो यहां से यहां जंप करेगा, ओके, यहां से यहां जंप करेगा या यहां से यहां जंप करेगा? जल्दी बताओ। सर N2 से N1 जंप करेगा। N2 से N1। N1 जंप करेगा तो एनर्जी सबसे कम होगी, ओके। तो फॉर लाइमन सीरीज यदि आपको कभी भी निकालने बोलेगा कि एनर्जी मिनिमम निकालिए तो N2 का वैल्यू होगा 2 और कहां जंप करेगा? N1 इक्वल टू 1 में जंप करेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नो सर। अब बाल्मर के लिए मिनिमम एनर्जी कहां से होगा? तीसरा से दूसरा Yes, sir. 3 से 2 तक। इक्वल टू तीसरा से N1 इक्वल टू दूसरा माइनस। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन के लिए चौथा से तीसरा, ब्रैकेट के लिए पांचवा से चौथा, ओके, गॉट इट। वेरी सिंपल है, ध्यान रखना है। अब यदि क्वेश्चन आया लैम्डा मिनिमम निकालना, लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, तो एनर्जी जो मैक्सिमम होगी वो सामने वाले जंप से होगी कि ऊपर वाले जंप से होगी? सर ऊपर वाले से। ऊपर वाले जंप से होगी। तो यदि आपसे लाइमन के लिए पूछा जाए कि निकालिए लैम्डा मिनिमम, तो लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, मतलब इलेक्ट्रॉन को सबसे दूर से कूदना पड़ेगा। तो N2 कहां से कूदना पड़ेगा उसको? इंफिनिटी। इंफिनिटी से कूदना पड़ेगा। N1 इज इक्वल टू 1 में। वहीं बाल्मर के लिए पूछ दिया तो सर इंफिनिटी टू 2। सर इंफिनिटी से 2। क्वेश्चन के लिए इंफिनिटी से 3। अंडरस्टूड? तो ये दिमाग में देखो, बच्चे भूल जाते हैं बट ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। यदि लैम्डा मिनिमम पूछा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। 1 by lambda min is equal to RZ square 1 by N1 square minus 1 by N2 square, ठीक है ना। N2 में यदि मिनिमम पूछा है तो इंफिनिटी बैठाओ और N1 में 2 बैठाओ, ओके, निकल जाएगी आपकी लैम्डा मिनिमम यहाँ से। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नो सर। नहीं, वेरी सिंपल है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो एक। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि
ये जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा लैंग्वेज का भी टेस्ट, थोड़ा वो लोग इंग्लिश को ट्विस्ट करते हैं या कुछ दूसरा वर्ड यूज करते हैं, जो आपको जानना चाहिए कि इन क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सा वर्ड यूज किया है। कभी कल आपसे पूछ देगा निकालने लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, कोई भी सीरीज का बोल देगा लॉन्गेस्ट लाइन निकालने। भैया जब भी आपको लॉन्गेस्ट लाइन निकालने बोलेगा कोई भी सीरीज का, तो मतलब आपको लैम्डा मैक्स निकालने पूछ रहा है, ठीक है ना, आपको लैम्डा मैक्स निकालने बोल रहा है। तो लैम्डा मैक्स जब पूछेगा तो एनर्जी कैसी होगी सर? मिनिमम। मिनिमम। कहां से, सामने वाले जंप से कि दूर वाले जंप से? सामने वाले सर, से। सर सामने वाले से। कोई दूर वाला बोल रहा है, कंफ्यूजन है क्या? नो सर। नहीं नहीं, शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, तो आपको लैम्डा मीन निकालना है। लैम्डा मीन मतलब एनर्जी मैक्सिमम, और मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन की कब होगी? जब वो दूर से जंप करेगा कि सामने से जंप करेगा? सर दूर से। मतलब इंफिनिटी टू लोअर एनर्जी लेवल जो, ठीक है। आप जल्दी से मुझे बताओ, यदि आपको लाइमंड के लिए बोल दिया शॉर्टेस्ट लाइन निकालने के लिए, तो कहां से कहां जंप करवाओगे? सर इन्फिनिटी टू वन। कभी कभी पूछा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, नाम चेंज करता है बस, और आपको दिमाग में रखना है फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज निकालने बोलेगा तो आप लैम्डा मैक्स लिखिएगा। लास्ट लाइन तो आप लैम्डा मीन निकालोगे, मतलब एनर्जी मैक्सिमम, सबसे दूर वाले जंप। क्लियर? कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। ना। आगे देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कैलकुलेट lambda for third line of Paschen series. ओके, आपको बोला गया है लैम्डा निकालने के लिए तीसरे लाइन का पास्चन सीरीज में इन He प्लस। ओके, अब जल्दी से मुझे बताओ पास्चन कौन सा होता है? लाइमंड, बाल्मर, पास्चन, कौन सा घर में जंप करेगा तो पास्चन लाइंस मिलते हैं? थर्ड लाइन में। तो n इज इक्वल टू 3 में जंप करता है, थर्ड सेल में जंप करेगा तो आपको पास्चन सीरीज लाइन मिलते हैं। और बोला गया है कि कहां से जंप, और आपको क्या निकालने के लिए पूछा गया है? कैलकुलेट लैम्डा फॉर थर्ड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन मतलब फोर्थ से, सेकेंड लाइन मतलब फिफ्थ से, थर्ड लाइन मतलब सिक्स्थ। तो कहां से जंप किया? n इज इक्वल टू 6 से जंप किया। ओके, और आपको उसका लैम्डा निकालने बोला है, आप लोग निकाल सकते हो क्या? 12 by r। सर 12 by r। क्या होगा? 1 by lambda is equal to r z square 1 by लोअर एनर्जी लेवल में क्या लिखेंगे? सर 3। 1 by 3 square minus 1 by 6 स्क्वायर। अब इसमें और एक चीज, z की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? सर 2 यूज करेंगे, क्योंकि हीलियम के लिए दिया गया, हीलियम प्लस के लिए, तो r into 2 स्क्वायर। बाकी कैलकुलेशन पार्ट आई सपोज आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस सर। हो जाएगा।
चलिए मिटा रहा हूं। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। 2 मिनट आप सोचो फिर बनाना है। एन एडजॉर्प्शन लाइन ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन हाइड्रोजन एटम। N1 2 N2 मतलब पहला घर से दूसरा घर, तीसरा घर से इंफिनिटी, पांचवा घर से पहला घर। जरा सोचना, देखो दिमाग नहीं लगाओगे तो कंफ्यूज ही रहोगे। आराम से सोचना इस क्वेश्चन के बारे में। Sir, N1 to N2. नहीं बेटा, रॉन्ग आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन। एन एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन, एन एब्जॉर्प्शन लाइन, एब्जॉर्प्शन। अब ध्यान से सुनो, बहुत थोड़ा सोचना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन लाइन, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब किया। जब एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से हायर जाएगा कि हायर से लोअर आएगा? लोअर से हायर। यस, जब वो कोई एब्जॉर्ब करता है कोई चीज तो लोअर से हायर जाता है, ऊपर जाता है। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये ऑप्शन तो नहीं चलेगा। चलेगा क्या ये ऑप्शन? दो सर। नो सर। ये हायर से लोअर, ये तो कहानी खत्म। लोअर से हायर आना, लोअर से हायर जाएगा तब ना जो करेगा। ओके, ये ऑप्शन खत्म। अब चलिए ये वाला देखते हैं। N1 से N2 हाँ एब्जॉर्ब किया होगा तब गया, N1 से N2 एब्जॉर्ब करके गया। N3 से इंफिनिटी हाँ एब्जॉर्ब करके गया। अब यहाँ पे पूछा गया है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब E is equal to h nu। ओके, E is equal to h nu। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी कम। ठीक है ना, एनर्जी लोएस्ट। एनर्जी आपसे लोएस्ट पूछा गया है, किस केस में लोएस्ट एनर्जी मिलेगी। अब देखिए पहला घर दूसरा घर, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है याद है? सर ज्यादा है सर डिफरेंस, सर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे वो डिफरेंस था। ठीक है ना, डिफरेंस होता है 10.2। यस सर। ओके, अब देखो मानो ये n इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, तो यदि यहां से यहां जाता है तो तीसरा का एनर्जी कितना होता है? -1.51। और इंफिनिटी का एनर्जी कितना होता है? 0 होता है। ओके, तो E2 माइनस E1 एनर्जी डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? E2 माइनस E1, तो 0 माइनस 1.5। तो इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस कितनी? 1.51। तो किस केस में मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? यहां से यहां जाने में, यहां से? N3 to N3 to N infinity. infinity।
n3 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखना थोड़ा बहुत ट्रिक खेलता है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आईटी मेंस की क्वेश्चन है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछ देगा और बच्चा अक्सर कंफ्यूज होकर मार देता है आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। तो आई सपोज आइडिया इज क्लियर बेटा? ओके, यस सर। चलिए। Total number of spectral lines. सपोज करो कोई हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आ रहा है, तो रेडिएशन निकलेगा कि एब्जॉर्ब होगा? सर निकलेगा। निकलेंगे रेडिएशंस, ओके। अब देखिएगा, मानो कोई हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप किया, हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में कोई जंप किया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में वो जंप किया, तो आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने निकल सकते हैं, कितने रेडिएशन निकल सकते हैं टोटल। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, 5 से कोई इलेक्ट्रॉन कहां कहां कूद सकता है? 5 से 4 में कूद सकता 4, है, 3, 2. 1 में कूद सकता है, ठीक है। अब यदि वो 4 पे आ गया है, तो 4 से वो कहां कहां जा सकता है? 3 2 1 1। अब यदि मान लो वो 2 पे आ गया, सॉरी 3 पे आ गया है, तो 3 से कहां कहां जा सकता है? 2 1। और यदि 2 पे आ गया है तो कहां जा सकता है? 1 पे, ओके। और तो कहीं नहीं जा सकता, 1 से न्यूक्लियस में तो नहीं ना घुस सकता है, ओके। ये तो लास्ट हो गई कहानी। अब यदि देखो टोटल कितने लाइंस निकले, 5 से 4 में जंप कर सकता है, मतलब टोटल मैक्सिमम पॉसिबल कितने लाइंस हो सकते हैं या कितने रेडिएशन हो सकते हैं 5 से 4 में, या 5 से 4 में, या 4 से 3 में, या 4 से 2 में, या 4 से 1, ठीक है। ये कहानी हो सकता है, या 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, 3 से 2, 3 से 1, 2 से 1, ये हो सकते हैं। तो टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लाइंस रेडिएशंस निकल सकते हैं मैक्सिमम, यदि 5वें घर से कोई इलेक्ट्रॉन पहले घर तक ट्रेवल कर रहा, ओके। अब यदि आपसे कोई पूछ दिया गया, तो ये मैक्सिमम 10 लाइंस हो गए, सबको जोड़ लेना, या मैक्सिमम 10 रेडिएशंस निकल सकते। आपसे पूछा कोई कि लाइमन सीरीज के कितने लाइन हो सकते हैं यदि कोई इलेक्ट्रॉन 5वें से पहले तक ट्रेवल करता है, मतलब 5वें से वो चौथा, 5वें से तीसरा, 5वें से दूसरा, 5वें से एक का, या 4 में आने के बाद 3 2 1, इस तरह लाइमन सीरीज के कितने लाइन हो सकते हैं यदि एक इलेक्ट्रॉन 5वां से कितने? देखो पहला में आया, दूसरा में आया, तीसरा में आया, चौथा, 4 लाइंस हो सकते हैं लाइन में, ओके। बाल्मर के कितने हो सकते हैं? 3. आश्चर्य के 2 ब्रैकेट के 1 टोटल सब मिला दोगे तो 4 3 7 2 9 1 10, ओके। अब इसको निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है। There is one direct formula. Total number of lines. कभी एग्जाम में पूछ लिया गया
कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ विजिबल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5 to 1, तो विजिबल पूछ लिया तो आपको यही सब मेथड से निकलेगा, या लाइनमेंट पूछ लिया तो आपका इसी मेथड से निकलेगा, या कोई पर्टिकुलर सीरीज का पूछा तो आपका इसी मेथड से निकलेगा। बट यदि आपसे टोटल पूछ लिया, टोटल कितने लाइंस होंगे, तो आप या तो ऐसे निकालो या एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है निकालो। टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होगा del n is equal to del n into del n plus 1 divided by 2। टोटल नंबर ऑफ लाइंस का ये फॉर्मूला होता है। अब del n होती है डिफरेंस इन n2 माइनस n1, n2 और n1 का डिफरेंस होता है del। अब मानो कोई 5वें से पहला में आया, यही वाला है, 5वें से पहला में आया है, तो del n का वैल्यू कितना होगा? 4 2 माइनस n1 4, तो आप इसको इस फॉर्मूला में पुट करो, del n कितना 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना है 2 1 जा 2 2 जा 4 प्लस 1 5 5 2 जा 10। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लग सकता है। ओके, तो आप टोटल नंबर ऑफ लाइंस का भी एग्जाम में पूछा जाए तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो कि कितने रेडिएशन निकलेंगे या कितने लाइंस। यदि कोई पर्टिकुलर सीरीज का पूछ दिया तो आपको ये मेथड लगाना है। अब जल्दी से मुझे कोई बताए कि इलेक्ट्रॉन मान लो छठा से तीसरा घर आया है, तो टोटल कितने लाइंस हो सकते हैं? छठा से तीसरा आया तो टोटल कितने लाइंस हो सकते हैं? छठा से तीसरा आया तो del n हो जाएगी 3, तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 जा 3 2 जा 6 लाइंस। मतलब जो आपका फोटोग्राफिक फिल्म होगा उसमें 6 लाइंस होंगे, और रेडिएशंस कितने होंगे? कितने रेडिएशन हो सकते हैं? 6 रेडिएशन। ओके, क्लियर? तो यही है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए। अब यदि आपसे पूछा कि छठा से तीसरा जंप किया है तो कितने सारे विजिबल हो सकते हैं? सर 0 0। हाँ 0 ही होगा, काहे दूसरा में जंप किया ही नहीं, तो 0 ही होना है, ठीक है ना? तो ये कहानी है। So this is all for today। तो ये वाला आपका भोर का पोर्शन पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की ओर जाएंगे इन डिटेल्स, बट बोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो जो भी बच्चा देखो बेटा एब्सेंट रहते हो तो पुराने टॉपिक को पढ़ के आया कर, तभी समझ आएगा। ओके, और एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद पढ़ो, तब ज्यादा मजा आएगा। ओके।